2023 में अब तक लगभग 40 से ज्यादा एनिमे शोज ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और उनमें से जो 10 सबसे बेस्ट एनिमे शोज थे, मैंने उनका एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते वीडियो के टॉपिक के ऊपर, अगर करंटली देखें तो आधा साल खत्म हो चुका है और जो एनिमे का फेज 1 था वो भी लगभग खत्म होने को आया है। तो जनवरी मंथ से लेके अब तक जितने भी एनिमे शोज रिलीज हुए हैं उनमें से सबसे बेस्ट शो कौन सा रहा है उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो सिर्फ एक एपिसोड था और मैं इस वीडियो में सिर्फ शोज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से इस साल का अब तक का सबसे बेस्ट एनिमे शो था विनलैंड सागा सीजन 2। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस डिसीजन से अग्री नहीं करेंगे और मेरे हिसाब से आपको अग्री करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अपने अपने अलग ओपिनियन होते हैं। विनलैंड सागा सीजन 2 को इस साल का अब तक का सबसे बेस्ट एनिमे शो चुनने के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस है जो मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो शोज वर्दी थे इस साल का अब तक का सबसे बेस्ट एनिमे शो बनने के लिए, उनको मैंने ये टाइटल क्यों नहीं दिया उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे जिस भी शो के बारे में मैं जो भी चीजें बोलने वाला हूँ वो बस मेरा खुद का पॉइंट प्रूव करने के लिए बोलने वाला हूँ। मैं पर्सनली किसी भी शो को हेट नहीं करता और ना ही इंटेंशनली किसी के बारे में बुरा बोलूंगा। बस उन शोज के बारे में जो भी लेजिट पॉइंट्स है मैंने उनको ही एड्रेस किया है। ऑनेस्टली बताओ तो मैं अपने आपको इतना लायक भी नहीं मानता हूँ कि किसी भी एनिमे शोज के बारे में बात भी कर सकूं। बुरा बोलना तो काफी दूर की बात है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सबके फेवरेट शो डीमन स्लेयर सीजन 3 के बारे में। डीमन स्लेयर सीजन 3, जिसमें हमें दो हाशिरास देखने को मिले हैं। द मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर कोकोशुबो देखने को मिला है और उसके साथ साथ सभी अपर मून डीमंस भी देखने को मिले हैं। तो अब आप बोलोगे कि इन सब चीजों के होने के बावजूद ये शो इस साल का सबसे बेस्ट शो क्यों नहीं है। वो क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं ना कि द टीम इज ओनली गुड ऑन द पेपर नॉट ऑन द फील्ड। कुछ ऐसा ही डीमन स्लेयर सीजन 3 के साथ भी हुआ है। डीमन स्लेयर सीजन 3 स्टार्ट और एंड काफी बेहतरीन नोट पर करता है, बट किसी शो की स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी होने के कारण वो पूरा शो तो अच्छा नहीं हो जाएगा ना। डीमन स्लेयर सीजन 3 के स्टार्ट और एंड को अगर हम छोड़ दे तो इस सीजन का बीच का पूरा सेगमेंट डीमन स्लेयर के स्टैंडर्ड से उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। एपिसोड नंबर 5 को अगर हम लोग एनिमेशन की वजह से छोड़ भी दे तो जो बाकी के एपिसोड्स थे उनका एनिमेशन तो काफी अच्छा था, बट पेसिंग स्लो थी। बहुत सारे लोग इस शो की सीजीआई को लेकर भी काफी ज्यादा कंप्लेंट कर रहे थे, बट मैं उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस सीजन का एनिमेशन मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे, बट मुझे इस शो के विलन्स सीजन 2 के विलन के कंपैरेटिवली काफी वीक लगे। आई नो कि शायद से मैं गलत हो सकता हूँ, बट दैट्स व्हाट आई फील। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस शो के बारे में सिर्फ बुरा ही बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद मुझे ऑनेस्टली बताइए कि अगर आपको डीमन स्लेयर के सीजन्स को रैंकिंग देने के लिए कहा जाए तो सबसे कम रैंकिंग आप किस सीजन को देंगे। ऑब्वियसली आपका जवाब होगा डीमन स्लेयर सीजन 3 को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीजन बुरा है, बट डीमन स्लेयर ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वहां तक ये सीजन मीट नहीं कर पाता। इस शो के लैक ऑफ फाइटिंग सीन्स, स्लो पेसिंग और वीक विलन्स की वजह से ये शो इस साल का सबसे बेस्ट शो नहीं बन पाया। बाय द वे शो का फिनाले काफी अच्छा था। नंबर 2 पे है ओशिनोको। प्रोबेबली डीमन स्लेयर सीजन 3 के साथ अगर कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था इस साल का अब तक का सबसे बेस्ट एनिमे शो बनने के लिए तो यही शो था। अगर एनिमे हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट फर्स्ट एपिसोड की कभी लिस्ट बनाई जाएगी तब इस शो का फर्स्ट एपिसोड उस लिस्ट में टॉप पे होगा। ये शो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि ये शो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीछे का डार्क ट्रूथ हमें दिखाता है। लोग अपना काम निकलवाने के लिए किस हद तक झूठ बोल सकते हैं, फैंस का अपने आइडल के लिए प्यार जब ऑब्सेशन बन जाता है तब वो क्या करते हैं, और एक आइडल को अपना ड्रीम अचीव करने के लिए कौन से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। इन चीजों को ये शो काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करता है। बस इस शो का प्रॉब्लम ये है कि इस शो का फर्स्ट एपिसोड हमारे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि उनको सरपास करना तो दूर की बात, उनको मीट करना भी मुश्किल हो जाता है। और इस शो के साथ भी यही हुआ। इस शो के फर्स्ट एपिसोड के बाद के जो 2-3 एपिसोड थे वो मुझे उतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगे। ये शो अपने फर्स्ट एपिसोड के बाद से थोड़ा डाउनफॉल की तरफ चला गया, बट स्टिल ये शो इस साल के वन ऑफ द बेस्ट शोज में से एक है। नंबर 3 पे है हेल्स पैराडाइज। ये भी एक शो था जिसमें पोटेंशियल था इस साल का अब तक का सबसे बेस्ट एनिमे शो बनने का, और इस शो की स्टार्टिंग भी काफी बेहतरीन नोट पे हुई थी, बट बीच में ही इस शो की एनिमेशन क्वालिटी काफी ज्यादा डाउन हो गई। एक ऐसा शो जिसको मापा स्टूडियोज ने एनिमेट किया है, उस पे अगर एनिमेशन खराब होने की कंप्लेंट्स आ जाए तो वो मापा को शोभा नहीं देता। एनिमेशन खराब होने की वजह से शो के पर्टिकुलर सीन्स ऑडियंस के ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, जिसकी वजह से शो की क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो अब आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके लिए ये वीडियो बनाया है। सो फार द बेस्ट एनिमे शो ऑफ 2023 विनलैंड सागा सीजन 2। इस शो का सबसे पहला रीजन है इस शो का मेन कैरेक्टर थॉरफिन। बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट इन एनिमे हिस्ट्री की बात की जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है? ऑब्वियसली एरन येगर का। तो आज मैं अनाउंस कर ही देता हूँ, थॉरफिन हैज द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट इन एनिमे हिस्ट्री। आई नो कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट सीइंग हिम इन सीजन 2 आई थिंक ही डिजर्व्स दिस। जब मैंने विनलैंड सागा का सीजन 1 देखा था तब उसमें जितने भी मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए थे उनमें से थॉरफिन मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर था, बट आफ्टर सीइंग हिम इन सीजन 2 आई एम लिटरली शॉक्ड। मैं थॉरफिन को सीजन 1 से देखता आ रहा हूँ।
एक यंग इरिटेटिंग लड़का जिसको गुस्से ने अंधा कर दिया था और वो मेंटली भी इतना ज्यादा वीक था कि कोई भी उसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता था। लेकिन जब सीजन 2 में मैंने उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखी तब मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ। सीजन 2 में जिस तरह वो चीजों को हैंडल करता है वो काफी ज्यादा इंसेन है। उसको देखकर ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वही थॉरफिन है जिसको लोगों को मारने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। और भी बहुत सारी चीजें हैं थॉरफिन के बारे में बताने के लिए, लेकिन अगर मैंने वो आपको बता दी तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। रीजन नंबर 2 है शो की स्टोरी। ये शो वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी ब्रुटैलिटी और ह्यूमन लाइफ की इम्पोर्टेंस, इन चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करता है। और इन सब चीजों से ज्यादा ये शो हमें पीस की इम्पोर्टेंस सिखाता है, जो अच्छा सबको लगता है बट देखना कोई नहीं चाहता। आप खुद सोचो, अगर आपको एक ऐसा शो देखने के लिए कहा जाए जिसमें आपको कोई एक्शन सीन देखने को नहीं मिलेगा, कोई रोमांस देखने को नहीं मिलेगा और ना ही कोई मिस्ट्री देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा तो सिर्फ पीस, तो क्या आप उस शो को देखोगे? किसी भी इंसान का ऑब्वियस जवाब होगा नहीं, क्योंकि पीस सुनने में अच्छा लगता है बट कोई देखना नहीं चाहता। इस शो में आपको जो भी चीजें दिखाई जाती है उन सब चीजों का एंड पर्पस है आपको पीस और ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस बताना, और एक्चुअल पीस किसे कहते हैं ये आपको इस शो को देखने के बाद पता चल जाएगा। रीजन नंबर 3 है इस शो का एनिमेशन। हेल्स पैराडाइज और विनलैंड सागा सीजन 2, इन दोनों शो को माप्पा स्टूडियो ने ही एनिमेट किया है। ये दोनों ही शो एक साथ एयर हो रहे थे बट दोनों के एनिमेशन में जमीन आसमान का फर्क है। जो गलतियां माप्पा स्टूडियोज ने हेल्स पैराडाइज एनिमे में की है वो उन्होंने इस शो में बिल्कुल भी नहीं की। इस शो का एनिमेशन इस शो के सीन्स में जान डाल देता है, उनको हमारे सामने इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जाता है कि वो पर्टिकुलर सीन सीधा हमारे दिल में उतर जाता है। अगर ओवरऑल इस शो के बारे में बात करूं तो इस शो से मेरा पर्सनली काफी क्लोज कनेक्शन है। इस शो को मैंने तब देखा था जब मैं मेंटली स्टेबल नहीं था, मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इस शो को और इसकी ब्यूटीफुल सीन्स को देखने के बाद मेरा अंतर्मन लिटरली शांत हो गया। आई नो कि इस सीजन के पहले कुछ एपिसोड्स काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन अगर आपने वो एपिसोड्स देख के निकाल लिए तो उसके बाद ये शो आपको वो चीज देगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, पीस। Do you want a sword, Thorfinn? A sword is a tool meant to kill. Why do you need it? Whose life do you intend to take? Enemies. Your enemies? Who are they? Well, bad guys like Halfdan. Listen to me, my son. You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt.